एवरीवन, वेलकम टू अगस्त्य क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग जीन के बारे में और डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का आरएनए। और आरएनए के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होता है। आपके एग्जाम में जो टॉपिक से इस टॉपिक से जो प्रश्न बन के आएंगे वो उसको हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट करते दोस्तों हम लोग ये टॉपिक को कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम शुरू करने वाले हैं, समजात कोशिका विभाजन को शुरू करने वाले हैं। कोशिका विभाजन दोस्तों किस तरीके से होता है, आपका असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है, सब चीज को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आरएनए। दोस्तों, आरएनए के बारे में कल हम लोग ने देखा था कि डीएनए, आरएनए का निर्माण डीएनए का संश्लेषण से ही होता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि आरएनए का निर्माण डीएनए का संश्लेषण से ही होता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों जैसे डीएनए में जो 4 बेस होते हैं, इसमें से एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि डीएनए में कुल कितने बेस होते हैं, तो 4 बेस होते हैं। कौन कौन? तो एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है। अब इसमें से देखेंगे हम लोग कि आरएनए में क्या होता है। ये थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। बाकी ये सब समान रहेंगे, एडेनिन भी रहेगा, साइटोसिन भी रहेगा और गुआनिन भी रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। चेंज किस में होता है, तो थाइमिन की जगह यूरोसिल का, थाइमिन की जगह पर कौन आता है, तो यूरोसिल आ जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या होता है, तो थाइमिन की जगह पे क्या आता है, यूरोसिल आ जाता है। आपसे यही प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे आरएनए और डीएनए के बारे में। कभी कभी आपके एग्जाम में आरएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों, तो ये पॉइंट देख लीजिएगा कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड या अम्ल बोलेंगे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आरएनए का कभी कभी आपका फुल फॉर्म पूछ देगा। अभी रिसेंट में ही दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम में आरएनए से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देख लेंगे कि डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इसमें डीएनए की तरह ही नाइट्रोजन के 4 बेस होते हैं। आपको पता है कि एडेनिन हो गया, यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया, गुआनिन। मतलब कि आपका आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। अब देखेंगे आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। और 69 बीपीएससी में दोस्तों एमआरएनए से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। काफी आसान प्रश्न था, बस उसका फुल नाम, एम का फुल नाम पूछ लिया था। तो हम लोग देख लेंगे कि टी का मतलब क्या होता है, आपका आर का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ये फुल फॉर्म देख लेंगे। और इसका थोड़ा सा काम देख लेंगे। आपका आरएनए से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे आरएनए कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है टी आरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलते हैं, तो टी से क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। इसको एम क्या बोलते हैं, तो मैसेंजर आरएनए, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे हम लोग। एक आता है आर, इसको बोलते हैं राइबोसोनल आरएनए। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। आरएनए कुल कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। पहला आपका होता है टीआरएनए। काम क्या है इसका, तो जो भी प्रोटीन होता है उसको अपने स्थान पे लाता है, तो ट्रांसफर करता है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखोगे कि ट्रांसफर काम क्या है, तो जो भी प्रोटीन कोशिका में या डीएनए में लाना होता है दोस्तों, तो ये क्या करेगा, परिवहन का व्यवस्था करेगा। तो ट्रांसफर आरएनए। एक आता है मैसेंजर आरएनए, ये देता है आदेश संदेश भेजता है कि यहाँ पे पहुंच चुका है, क्या प्रोटीन यहाँ पे पहुंच चुका है। ये संदेश कौन देगा, तो एम आरएनए। तो एम का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा आप लोग, आर का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा और टी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। अब फिर देखेंगे दोस्तों कि पादप और जंतु कोशिका में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं और आपके एग्जाम में इसी अंतर में से कोई अंतर पूछ लेता है। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि पादप में हम लोग देख लेंगे कि पादप में सबसे पहले कोशिका भित्ति, इसको समझ लेंगे, कोशिका भित्ति को समझेंगे। सेकंड देखेंगे हम लोग कोशिका भित्ति के बाद आपका हरित लवक। बस आप ये दोनों ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपका पादप में और जंतु में परेशानी जो होती है पकड़ने में आपको ये दिक्कत नहीं होगी। कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? पेड़ों को मजबूती प्रदान करना। जो भी पेड़ होते हैं उसका बाहरी जो कवच होता है वो कोशिका भित्ति का बनता है। हमेशा पेड़ पौधे में जो एक जगह स्थिर रहते हैं तो दोस्तों स्थिर रहकर उसका मजबूती, यांत्रिक मजबूती किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कोशिका भित्ति के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। एक प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो हमेशा जो भी वनस्पति अपने जगह पर खड़ा है उसमें मजबूती है, समझिए वो कोशिका भित्ति है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हरित लवक, इसको अंग्रेजी में दोस्तों इसको आप ना इंग्लिश में भी याद कीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट से भी, क्योंकि ऑप्शन में आपको कभी कभी हरित लवक भी दे देगा और कभी कभी क्लोरोप्लास्ट भी दे देगा। दोनों पॉइंट समझिएगा कि हरित लवक भी दे सकता है या क्लोरोप्लास्ट भी दे सकता है। तो इसका काम हम लोग देख लिया कि मजबूती प्रदान करना। इसका काम होता है पौधे को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाना तैयार करना। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण पादप में होता है, जंतु में तो होता नहीं है। तो हरित लवक किसमें पाया जाएगा? तो सिर्फ पादप में ही पाया जाएगा। और खाना किसमें बनता है? तो पादप में जो खाना बनता है वो कहाँ बनता है? तो हरित लवक में ही बनता है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। मुख्य अंतर आपसे यही पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा दोस्तों कोशिका भित्ति, हरित लवक ये पादप में पाए जाएंगे। एक होता है, क्या होता है आपका? तारककाय होता है। तारककाय होता है। तारककाय का बस काम समझ लीजिएगा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये पॉइंट समझिएगा कि तारककाय को इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं और इसकी खोज बोवेरी ने किया था। हम लोग ने इसको क्लियर कर चुके थे पिछली वीडियो में। अब बस ये आकार देख लेंगे। इसका काम क्या है? जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु जो होता है दोस्तों उसका जो है टेल, पूछ का निर्माण करने में ये सहायक होता है। कोशिका विभाजन में ये सहायक होता है। ठीक है दोस्तों। तो समझिएगा तारककाय अगर शुक्राणु का निर्माण कर रहा है तो क्या वो पादप में होगा? कतई नहीं होगा। तो पॉइंट समझिएगा कि शुक्राणु का निर्माण किसमें होगा? जंतु का ही होगा। तो तारककाय किसमें पाया जाएगा? जंतु में ही पाया जाएगा। तो मुख्य रूप से आपको अंतर अब पता चल गया होगा दोस्तों, क्यों आपको कोशिका भित्ति किसमें होगा ये आपको पता चल गया हो गया। आपका क्लोरोप्लास्ट किसमें होगा ये आपको पता चल गया है। सेंट्रोसोम का अगर आप कार्य याद कर रहे, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वैसे आप याद रखोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, पादप में और जंतु में दिक्कत नहीं होगा। अब जब दोस्तों हम लोग देखते हैं, इस माध्यम से देखते हैं, अब पहला अंदर क्या है हम लोग का? तो सेंट्रोसोम किसमें पाया जाएगा? तो जंतु कोशिका में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? तो जंतु कोशिका में पाया जाएगा। तो आपका जंतु कोशिका में दोस्तों सेंट्रोसोम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक काम ही होता है खाना बनाना। कभी कभी बोलता है कि पादप कोशिका का रसोई घर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका ऐसे क्या हो जाएगा? हरित लवक होगा, क्योंकि खाना यही बनता है इसलिए इसे रसोई गृह भी कहते हैं। अब आते हैं पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है। ये छोड़ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस मेन आपको कोशिका भित्ति याद करना है, आपको सेंट्रोसोम याद करना है, आपको हरित लवक याद करना है। अब इसमें देखेंगे इसमें रिक्तियां बड़ी होती है और इसमें रिक्तियां छोटी होती है। बस ध्यान रखिएगा कि पौधे में जो वैक्यूल होता है दोस्तों वो बड़ा होता है, जबकि आपको जंतु में क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो मेन रूप से आपको क्या करना है? कोशिका भित्ति, हरित लवक और सेंट्रोसोम, ये आपको हिंदी में दे देगा तारककाय। तो पॉइंट समझिएगा, क्या दे देगा आपका? तारककाय दे देगा। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है नहीं, एक मोटिवेशन है। आपके सामने मोटिवेशन लाइन है, आपके सामने आ गया, मैं आपको पढ़ देता हूं कि सामने हो मंजिल
तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, मन में जो सपना पा रखे उसे मत तोड़ना। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। ध्यान रखिएगा, ये कहने का मतलब दोस्तों हो गया कि अगर आप बड़े पद पे चले गए लेकिन वो आप जमीन से आप जुड़े रहना, एक कहीं ना कहीं जीवन में ये आपका सीख भी देती है, एक मोटिवेशन स्पीक भी है और कहीं ना कहीं आपको ये जिंदगी में सीख भी देती है कि हम लोग वास्तव में क्या जमीन से जुड़े हुए हैं, आडम्बर तो नहीं हुए हैं दोस्तों। ये आपको ये मोटिवेशन लाइन से पता चलता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे पादप कोश का जंतु कोश का मुख्य अंतर हम लोग को दिख चुका है यहाँ पे दोस्तों, कि इसका आकार सामान्यतः क्या होता है, बड़ा होता है और इस आयत आकार का होता है, जबकि जंतु कोश का आपका क्या होता है, आपको सर्कल मतलब के गोल आकार का होता है दोस्तों। अब देखिए देख लेंगे ये पॉइंट आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, हम लोग को ये पॉइंट क्लियर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि जीवाणु में या मनुष्य में या कायिक में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया है। तो 5 मिनट लगेगा, हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों कोशिका विभाजन देखेंगे। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचौ के द्वारा देखा गया। पॉइंट याद रखिएगा कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचौ के द्वारा देखा गया और इन्होंने कोशिका को 3 रूप में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रूप में विभाजन किया था दोस्तों। एक होता है असूत्री, एक होता है समसूत्री, एक होता है क्या, अर्धसूत्री। तो उसका पर हम लोग काम देखेंगे और किसके द्वारा ये ढूंढा गया है वो देख लेंगे, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि जिस जैविक क्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक, ध्यान रखिएगा, एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिका उत्पन्न करती है, उससे ही कोशिका विभाजन कहते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है दोस्तों, तो क्या हो रहा है, उसे कोशिका विभाजन कहेंगे। कोशिका विभाजन वस्तुतः कोशिका चक्र का एक चरण है। तो ध्यान रखिएगा किसका चक्र है, तो कोशिका चक्र का एक चरण है। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा जो कोशिका आपका विभाजित हो रही है दोस्तों, जो कोशिका आपका विभाजित हो रही है उसको मातृ कोशिका बोलेंगे, जबकि जो नया बनता है दोस्तों, जो नया बन गया हम लोग का, उसे बोलते हैं क्या, पुत्र कोशिका बोलते हैं। तो ये आपका डिफिनीशन है, डिफिनीशन ज्यादा पर बनते नहीं है, बस आप समझ लीजिएगा कि एक जैविक प्रक्रिया होता है और जैविक प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, एक कोशिका टूटती है और 2 अन्य कोशिका का निर्माण होता है, 2 या 2 से अधिक। ठीक है दोस्तों, ये आपका कोशिका विभाजन हो गया दोस्तों। अब देखेंगे कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया, तो आपका ऐसा क्या हो जाएगा, बिरचाउ के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें दोस्तों कि कोशिका के विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। आसूत्री, आप देखिएगा ये पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे आसूत्री और आपका क्या दे रखा है, अमिटोसिस, आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर एग्जाम में ऑप्शन आपका ये आसूत्री की जगह पे अमिटोसिस आ गया तो आपको आते हुए प्रश्न क्या हो जाएगा, आप नहीं टिक आउट कर सकते हैं, तो आप इसको दोनों में याद करेंगे। सेकंड क्या है, समसूत्री विभाजन, जिसे मिटोसिस बोलते हैं। और थर्ड क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखेंगे असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं, अमिटोसिस बोलते हैं, अमिटोसिस बोलते हैं। ये किस में होता है, तो जीवाणु, नील हरित शैवाल, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो असूत्री विभाजन होता है। इससे आप एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम्पल से ही प्रश्न बनते हैं कि असूत्री विभाजन किस में होता है, तो आपको ऐसे क्या हो जाएगा, जीवाणु में हो जाएगा, नील हरित शैवाल में हो जाएगा, अमीबा में होगा और प्रोटोजोआ में होगा। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों हम लोग। अब ये देखिए सिंपल समझिएगा कि ये पर क्या हो गया, कोशिका पूरा हो गया, इसमें क्या है, केंद्रक है। तो सर्वप्रथम दोस्तों देखिएगा इस फिगर में आपका केंद्रक क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा एक नया सेल बन के निकल रहा है, नया सेल, बस ये समझिएगा
कि जब भी कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका विभाजन की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? तो आपका केंद्रक से शुरू होगी। सर्वप्रथम किसमें विभाजन होगा? तो केंद्रक में विभाजन होता है। फिर धीरे धीरे दोस्तों पार्ट आगे बढ़ता है और आखिर में क्या होता है? अलग अलग पेरेंटल सेल से क्या होता है? आपका डॉटर सेल का निर्माण होता है, 2 या 2 से अधिक। तो ये पॉइंट से आप लोग समझ में आ रहा होगा कि कोशिका विभाजन किस तरीके से होता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों काय कोशिका के बारे में। काय कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। तो इससे पहले हमने क्या देखा था? असूत्री के बारे में। असूत्री में क्या होता है? जीवाणु, नील शैवाल होता है, आपका अमीबा होता है और प्रोटोजोआ। ये किसका उदाहरण है? तो असूत्री का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है? काय कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है। तो दोनों का एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं, आपको ये ध्यान होनी चाहिए दोस्तों। अब देखेंगे इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका से 2 संतति का निर्माण होता है, मतलब 2 डॉटर सेल का। सिंपल देखिए हम लोग यहाँ पे ये क्या हो गया? मान के चलते यहाँ पर क्या हो गया? कायिक कोशिका हो गया, कायिक कोशिका हो गया। और आपको पता है कि कायिक कोशिका में ये लाइव चल रहा है क्या? रिकॉर्डिंग नहीं है ना? कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। तो सिंपल एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो रहा है, इसको बोलेंगे पेरेंटल कोशिका, इसको बोल देंगे डॉटर कोशिका। तो समसूत्री में कितने बन रहे हैं? तो 2 बन रहे हैं। तो हमेशा पूछता है कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितने कोशिका का निर्माण होता है? तो 2 कोशिका का निर्माण होता है। एग्जाम्पल फोटो से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग किसमें? तो अर्धसूत्री में देखेंगे क्या होता है। तो अर्धसूत्री में देखेंगे, आप इसको भी देख सकते हैं दोस्तों कि क्या हो रहा है। इसका डिवीजन हो रहा है ना, इसका 2 बन रहा है यहाँ पे, ये भी आपका 2 बन रहा है। फिर क्या हो रहा है? 2 से 4 होता है, 2 से 4 होता है, फिर ये अलग होते हैं। अब बाद में क्या होता है? दोनों अलग अलग सेम फिगर। आप ये भी देखेगा और ये भी देखेगा, ये क्या हो रहा है? सेम बना है। तो क्या होगा दोस्तों? ये आपका प्रक्रिया किसका है? तो समसूत्री का प्रक्रिया है। सेम यही चीज का बन के यहाँ पे आ रहा है। तो समसूत्री में आपके पास जो अंदर का आइटम है, नया डॉटर में क्या हो जाएगा? सेम मिलेगा। मतलब कि जो माँ में है वही क्या होता है? आपको बेटी सेल में मिलता है, डॉटर सेल में मिलता है। तो आपको इस फिगर से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज ध्यान रखिएगा, आपसे इसका नामांकन भी आता है, इसका खोज भी आता है, इसका विस्तृत वर्णन भी आता है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है कि आपसे अगर खोज पूछे तो आप लोग बीजमैन को ध्यान रखिएगा कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बीजमैन के द्वारा किया गया। और अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जनन कोशिका में होता है। एक पॉइंट और, जिस तरीके से समसूत्री में कितने डॉटर सेल बने थे? तो 2 डॉटर सेल बने थे। लेकिन अर्धसूत्री में क्या होता है? आपका 1 2 3 4 आपका कितने बन के निकलेंगे? अगर अर्धसूत्री का विभाजन होगा तो 4 डॉटर सेल बन के निकलेंगे। सिंपल, मतलब कि पहला वाला समसूत्री होगा, 2 को बच्चा पैदा लेगा। अगर उसमें उसी प्रक्रिया द्वारा अर्धसूत्री वहां पर डाल देंगे तो क्या होगा? तो 4 बच्चे निकलेंगे दोस्तों। ये पर क्या हो गया? ये क्वेश्चन बन के आते हैं कि अर्धसूत्री में कितने होंगे? अगर अर्धसूत्री का विभाजन होगा तो 4 कोशिका बनेंगे। और अगर समसूत्री का विभाजन होगा तो कितने बच्चे बनेंगे? कितने डॉटर सेल? 2 बनेंगे। तो ये पॉइंट दोस्तों क्लियर रहनी चाहिए आपको। आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। इस पे ध्यान रखिएगा आप लोग। ये फिगर पे इसका विभाजन शुरू होता है। विभाजन देखिएगा दोस्तों, 2 बन गए, यहाँ पे 2 बन गया। अब क्या होता है? सेम पैटर्न में आ गया। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि ये चल रहा है आपका क्या? समसूत्री विभाजन। लेकिन दोस्तों फिर इसका क्या होता है? डिवीजन होता है, डिवीजन फिर होता है। ये प्रक्रिया आप देखिएगा कि आपको इसमें अर्धसूत्री में समसूत्री मिलेगा और एक और अवस्था मिलता है। तो पॉइंट समझिएगा, एक तरीके से आपका क्या हो गया?
4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा। आप यहाँ से यहाँ तक देखिएगा दोस्तों, तो आपको समसूत्री दिखेगा, लेकिन वास्तव में परिणाम रिजल्ट कहाँ मिल रहा है हम लोग को? यहाँ मिल रहा है। तो अर्धसूत्री में आप बोल सकते हैं कि समसूत्री का 2 बार होता है कार्यक्रम। कितना बार होता है? समसूत्री का 2 बार, मतलब कि अर्धसूत्री में ही क्वेश्चन का 2 बार समसूत्री तरीके से आपको आगे बढ़ना होता है। तो ये चीज पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अर्धसूत्री में कुल कितने बनते हैं? तो 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो चारों का एग्जांपल याद रखिएगा कि ये आपको हो गया कोशिका विभाजन के बारे में कि पहला जो होता है असूत्री में क्या होता है? जीवाणु में। असूत्री विभाजन किसमें होगा? तो जीवाणु में होगा, नील हरित शैवाल में होगा, आपका अमीबा में होगा और प्रोटोजोआ में होगा। क्या होगा? तो होगा असूत्री विभाजन। जबकि पूछेगा समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो समसूत्री विभाजन आपका कायिक कोशिका में होता है। थर्ड होता है अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो ये आपका जनन कोशिका में होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आज का वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दरोगा स्पेशल ये है। मैं क्यों बोल रहा हूं? आप देख सकते हैं कि इस क्लास से, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर वक्त, हर बार जो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कोई वैकेंसी हो, उसमें यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो हमेशा, चाहे वो 24-46 हो, चाहे अभी जो मध्य निषेध का हुआ है एग्जाम 64 पे, आप उसमें देख सकते हैं 2213 में भी आप 2212 में भी आप देख सकते हैं कि जैव विकास एवं समजात या समृद्धि अंग से प्रश्न बनते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आप अच्छे से समझेंगे। मैं आपको फिगर के माध्यम से भी बहुत सही तरीके से आपको समझाऊंगा। दोस्तों आते हैं, देखेंगे जैव विकास क्या होता है। तो लाखों वर्षों में आदिम जीवों में, सिंपल अपना एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग कि लाखों वर्ष में आदिम जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को, क्रमिक परिवर्तन को क्रम जिससे नए प्रजातियां का उद्गम होता है। जैसे कि हम लोग का जब बोलता है कि हम लोग का जो विकास हुआ है बंदर से हुआ है। किससे हो गया है? तो बंदर से हुआ है। तो क्या हुआ? धीरे धीरे क्रमिक विकास हो रहा है। क्रमिक विकास होकर हम लोग सीधे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो गए है ना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? हम लोग का बंदर था, अभी हम लोग क्या हो गए? मनुष्य योनि में आ गए हैं। तो ये क्रमिक विकास को ही जैव विकास माना गया। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे जैव विकास संबंधित महत्वपूर्ण क्या है आपका सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत से आपका एग्जाम्पल या आपको इसका सिद्धांत में से कोई ना कोई सिद्धांत दे देगा, पूछ लेगा कि ये सिद्धांत किसका है? डार्विन का है, लैमार्क का है, कि आपको इसका ह्यूगो डी व्रीज का है। तो जैव विकास संबंधित 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये आपको जबान पे याद होनी चाहिए। पहला क्या है? डार्विनवाद है। सेकंड क्या है? आपका लैमार्क बाद है। थर्ड आपका क्या है? उत्परिवर्तनवाद है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए वीवीआई रहेगा। आपको छोटा टॉपिक है लेकिन नंबर पूरे भरपूर देखे जाएंगे। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? जैव विकास के बारे में देख लेंगे। अब देखिएगा ये हम लोग क्या था स्टार्टिंग पीरियड में, क्या था स्टार्टिंग पीरियड में धीरे क्रमिक क्या है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। इसी को क्या बोला गया दोस्तों? क्रमिक विकास बोला गया। क्या बोला गया? क्रमिक विकास हो रहा है। एक नई जाति, देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नई जाति का उत्पत्ति हो गया ना। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे नई प्रजाति का उद्गम हो जाता है। तो हम लोग कहाँ पे थे दोस्तों? हम लोग देखिएगा बंदर ग्रुप में थे, चिंपांजी ग्रुप में थे, और एक नई जाति ग्रुप में दोस्तों यहाँ पे हम लोग रिजल्ट आ गया। इसी को बोलते हैं जैव विकास बोला जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों। ओके, एक और आपका मोटिवेशनल लाइन आ गया है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो काफी बेहतरीन लाइन मुझे को दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर क्या होता है? कुछ बनने की ठान लो। अगर यहाँ पर ठान लिए तो आप बिल्कुल ही क्या होगा? कुछ बन के ही दिखा दोगे। दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा मजा लेना चाहिए दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे लैंडमार्क के बारे में। डार्विन हो गए और कुछ
अब हम लोग देखते हैं लैंडमार्कवाद के बारे में। लैंडमार्कवाद के बारे में आपको जानना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जैव विकास से इन्होंने अपना महत्वपूर्ण 3-4 सिद्धांत दिए हैं और उसी में से आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन लैंडमार्कवाद से संबंधित है। तो कहने का 3-4 पॉइंट लैंडमार्क जी का है, 3-4 पॉइंट किसका है, डार्विन जी का है, और 1-2 पॉइंट किसका है, आपका ह्यूगो डी ब्रिज का है, परिवर्तन सिद्धांत का। तो आपको ये पॉइंट याद रहेगी तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर लोगे। आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस में दोस्तों ये टॉपिक से प्रश्न आपको मिलते रहेगा। अब देखते हैं लैंडमार्कवाद के बारे में कि लैंडमार्कवाद के जनक कौन थे। तो लैंडमार्क साहब थे। पॉइंट ध्यान रखिएगा कि लैंडमार्कवाद के जनक लैंडमार्क थे वो कहाँ के थे, तो फ्रांसीसी थे। वो कौन थे दोस्तों, तो फ्रांस के निवासी थे। इस सिद्धांत इनका सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति थी। इनके सिद्धांत को उसका बोला गया उपार्जित लक्षणों की वंशागति। मैं इसको अभी डिटेल में फिगर के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन पहले आप ये याद कर लेंगे कि लैंडमार्क का सिद्धांत क्या बोला गया, उपार्जित लक्षणों की वंशागति बोली गई दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होने रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। ध्यान रखिएगा ये लाइन, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है दोस्तों, समझिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार जीवों में सतत जीवों जो अंग है सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है दोस्तों। इन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसफिक जियोलॉजिकल, दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण बुक है ये ध्यान रखिएगा। फिलोसफिक जियोलॉजी क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण बुक है, आपको ढंग से याद करनी पड़ेगी दोस्तों ये टॉपिक को। अब देखिएगा लैंडमार्क के सिद्धांत को अंगों का कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी बोला गया है। ये पॉइंट अच्छे से समझेंगे कि लैंडमार्क के सिद्धांत को अंगों का कम या अधिक उपभोग, कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी बोला जाता है दोस्तों। अब समझिएगा ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, आपका जिराफ है। जिराफ बेस्ट एग्जाम्पल है लैंडमार्क साहब का। देखिएगा स्टार्टिंग में जिराफ का स्थिति क्या था, आपको ये है स्टार्टिंग में जिराफ का स्थिति ये था दोस्तों। धीरे धीरे क्या हो गया, ये जिराफ का एक अपना इतिहास है कि ये ना अपना जो पेड़ का होता डहलिया पत्ता, वो ऊपर वाला डहलिया खाना पसंद करता है। समझिएगा कि जिराफ नीचे वाला डहलिया पत्ता को खाना पसंद नहीं करता है, ये ऊपर वाला फ्रेश पत्ता को खाना पड़ता है। और धीरे धीरे इसका क्या हो गया, तो ऊपर खाने के चक्कर में गर्दन का उपयोग क्या हो गया, इसका बढ़ते गया, गर्दन का उपयोग बढ़ते गया। ये चीज समझिएगा, अधिक उपभोग, किसका अधिक उपभोग हुआ, तो गर्दन का उपभोग अधिक अधिक हुआ दोस्तों। तो इसीलिए इसका क्या हो गया, गर्दन बड़ा हो गया। तो पूछ देगा कि अंगों का कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो लैंडमार्क के द्वारा दिया गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पर हम समझेंगे किसके बारे में, डार्विन के बारे में। किसके बारे में, डार्विन वाद के बारे में। तो इसके जनक कौन थे दोस्तों, तो चार्ल्स डार्विन थे। समझिएगा कि डार्विन के जनक अब वो कौन थे डार्विनवाद का, तो चार्ल्स डार्विन थे। ये पॉइंट समझिएगा। अब क्या है देखिएगा यहाँ पे, ये आपका डार्विन भाई साहब हैं। देखिएगा पहले हम लोग का खोपड़ी किस प्रकार का था, इस टाइप का खोपड़ी था। फिर क्या हो गया, आकृति, मतलब कि हम लोग अपने खोपड़ी का प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो क्या हो गया, इसका विकास धीरे धीरे बढ़ते चला गया दोस्तों। तो इनका भी सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में कई महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन डार्विन से पूछता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आकृति का था, रेप्टाइल था, फिर क्या हुआ, पक्षी बनना शुरू हो गया। तो ये सब चीज, ये चक्र आपका जीवन में लगातार बदलाव से एक नया जाति बन गया ना। तो इसी को दोस्तों जैव विकास में डार्विनवाद के सिद्धांत से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझनी चाहिए। अब आता है कि इन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया, तो डार्विन के द्वारा दिया गया दोस्तों। तो पॉइंट समझिए गई, आपका प्रश्न बन के आते हैं। अब देखें इन्होंने कई महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जोड़ा था दोस्तों कि जीवों का विकास किस तरीके से हुआ था। उसमें दोस्तों इन्होंने कई थ्योरी दिया था और आपसे ये थ्योरी देता है कि लैंडमार्कवाद और डार्विनवाद का आप पहचान कीजिए। तो लैंडमार्कवाद में क्या होता है दोस्तों,
तो जितने भी अंगों का कम या अंगों का अधिक उपभोग से था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से दोस्तों। इसमें देखेंगे कि योग्यतम का जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होनी चाहिए दोस्तों। समझिएगा कि अभी भी कुछ कुछ ऐसे जीव है दोस्तों जो विलुप्त हो गए हैं, तो क्या उनमें संतान उत्पत्ति की क्षमता थी? हाँ, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है दोस्तों। ये क्राइटेरिया वो फिट बैठेंगे दोस्तों तो वो विकास कर पाएंगे, नहीं तो उनका विलुप्त होना तय है। मनुष्य क्या है दोस्तों, आप मनुष्य को देखेंगे तो क्या करता है, प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, जीवन भर संघर्ष करता है, योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन दोस्तों। सिंपल समझिएगा, आप ही दरोगा एग्जाम में बैठिएगा, 1275 क्या है आपका पद है, 1275 पद है। जो लड़का योग होगा वो अपने से नीचे वालों क्या करेगा, कंपटीशन से बाहर कर देगा। तो यही इनका सिद्धांत है कि जो योग होगा वो अपना दोस्तों अपना वो वंश अपना प्रजाति को आगे बढ़ाते चलेगा दोस्तों। तो ये डार्विनवाद का सिद्धांत है और काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं अभी बताऊंगा कि डार्विनवाद और अपना जो हिंदू धर्म है दोस्तों, इसमें क्या अंतर था, क्या चीज कॉपी की गई, क्या चीज चोरी की गई दोस्तों, तो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार समझ लीजिए जो आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। डार्विन द्वारा लिखा गया किताब का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है। क्या बुक का नाम क्या है, तो इनका बुक का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है। महत्वपूर्ण बुक है, आपके एग्जाम में ये आते रहता है, पॉइंट याद रखिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट है जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आपसे ये पूछ लेगा कि जैव विकास के संबंध में कौन सा सिद्धांत सबसे सटीक है, सबसे प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर क्या होगा, डार्विनवाद, लैमार्कवाद और उत्परिवर्तनवाद। तीनों में से आपको चूज करना पड़ेगा। आपका वाइट से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डार्विनवाद होगा। नेक्स्ट क्या है, डार्विन को पूरा अवशेषक का महानतम अनुदेशक कहा गया, अनुदेशक बोला गया दोस्तों, अनुदेशक बोला गया। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्या है, डार्विन से संबंधित क्या है, प्रश्न है, उसको ध्यान रखिएगा। तो पानी को तो लगेगा। तो लैमार्क में और डार्विन दोस्तों ये अंतर है, आप तो समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लैमार्क क्या है दोस्तों, उपार्जित लक्षणों का वंशागति। आपको यही उठा के दे देगा, बोल देगा किसका सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है, तो आपको याद रहेगा तो आसानी से क्या करेंगे, लैमार्क बात कर देंगे। आपको ये उठा के दे देगा अंगों का कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत किसका है, तो किसका, लैमार्क का है। इनका बुक का नाम क्या है, तो फिलोसफिक जूलॉजिक है। ठीक है दोस्तों, जबकि दोस्तों डार्विन का बुक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो पॉइंट क्या क्लियर रखिएगा। आप एग्जाम में खास मैं बोल रहा हूँ कि 1225 दरोगा में क्या होगा, 1% दोस्तों आज की क्लास से अवश्य रहेगा। तो जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, तो सटीक से नोट्स बना लीजिएगा तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखेंगे, इसको समझिएगा, विष्णु भगवान के कितने अवतार थे, 9 अवतार या 10 अवतार दोस्तों बोला जाता है। तो जैसा विष्णु का दोस्तों अवतार था, सेम डार्विनवाद का किया है, कॉपी किया है। आप यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि डार्विनवाद के बारे में तो बोला जाता है ना दोस्तों, क्या बोला जाता है कि सबसे सटीक किसकी व्याख्या थी, तो डार्विन की थी। लेकिन दोस्तों हमारे वेद में डार्विन से कई सौ साल पहले लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, कि जीवन की उत्पत्ति दोस्तों किस प्रकार से हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, मछली अवतार है, फिर कछुआ का है, फिर क्या है आपका वामन अवतार है, नरसिंह अवतार है, फिर क्या होता है आपका परशुराम का अवतार आता है, और क्या है, राम जी का अवतार होता है। सेम समझिएगा। और जो यूजेस था सामान का, स्टार्टिंग में क्या था दोस्तों, पत्थर कुल्हाड़ी वगैरह था ना, तो परशुराम का देखिएगा हथियार सेम आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको। ये देखिएगा आपको यहाँ पे नरसिंह भगवान का क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये अब दोस्तों कॉपी किया गया था, बाद में इसको ढंग से बताया गया, रॉयल एकेडमी ऑफ ब्रिटिश है ना, वहां पे बताया गया और उनके सिद्धांत को अच्छे तरीके से प्रूवन मिल गया दोस्तों। तो कोई खास बात नहीं है, सब कुछ हमारे वेद में है, आपका पुराण में है, बस पढ़ने की जरूरत है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे उत्परिवर्तन सिद्धांत, और हम लोग का जैव विकास से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। बाकी क्या है, समझा और समरूप, तो इससे आप अनभिज्ञ तो होंगे नहीं। आप एग्जाम में, हर एग्जाम में क्या दोस्तों, समरूप समझात का अंक का एग्जाम्पल दरोगा वाले पेपर में मिल ही जाते हैं दोस्तों।
आप देखिए दोस्तों यहाँ पे यह सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। पूछेगा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया। पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे वीवीए लगा लोगे, ठीक है, कि उत्परिवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। ये किस कंट्री के थे? जैसे आपका लैमार्क फ्रांस का था, वैसे ही ह्यूगो डी ब्रिज किस कंट्री के थे? तो नीदरलैंड के थे। सेकंड बात दोस्तों कि उत्परिवर्तन को म्यूटेशन थ्योरी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्परिवर्तन को म्यूटेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन भी कहते हैं। कि बोलेगा उत्परिवर्तन कहाँ होता है, तो आपको ऐसे क्या हो जाएगा, जीन के भीतर जो उसका परिवर्तन होता है दोस्तों, जीन के भीतर जो उसका परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं? आपको उत्परिवर्तन बोला जाता है। तो 3 थ्योरी था जैव विकास से, आपको भली भांति याद हो दोस्तों। 3 क्या था? एक आपका लैमार्क बात था, एक आपका डार्विन बात था, और लास्ट में क्या था दोस्तों? उत्परिवर्तन, जैसे म्यूटेशन थ्योरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन थ्योरी बोलते हैं। और तीनों थ्योरी को मैंने अच्छे से बताया दोस्तों। बस इतना ही आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। आपके प्रश्न आपके हाथ में रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? समरूप या समवृत्ति अंग, इसको क्या बोलते हैं? एनालोगस ऑर्गेन। नेक्स्ट क्या हम लोग का? समजात अंग है। और होमोलोगस ऑर्गेन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अवशेषी अंग को क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गेन। और आपके दरोगा के पेपर में हमेशा दोस्तों ये टॉपिक को टच करता है। 2 मिनट का है, अच्छे से समझ लेंगे, फिगर के माध्यम से समझ लेंगे, आपका ये टॉपिक क्लियर रहेगा। आपको 100% संतुष्टि मिलने वाली है दोस्तों। बस 2 मिनट और अच्छे से हम इसको समझेंगे। समरूप या समवृत्ति, ये पॉइंट को आप ना इंग्लिश में और हिंदी में दोनों को इसको याद रखेंगे। मैं बोलता हूँ कि साइंस ऐसा चैप्टर है ना दोस्तों, इसमें आपको अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी चीजों को याद करना बेहद जरूरी है। अब देख लेंगे समजात अंग के बारे में। किसके बारे में? समजात अंग के बारे में। दोस्तों बस एक ही पॉइंट समझिएगा कि वे अंग जो संरचना, डिजाइन और उत्पत्ति में समान होते हैं। अगर मैं बताऊंगा, बस आप समझ लीजिएगा इसका डिफिनेशन क्या होता है, क्योंकि इसका डिफिनेशन आपके एग्जाम में आते हैं कि वे अंग जो संरचना, डिजाइन और उत्पत्ति में, किसमें? तो उत्पत्ति में समान होते हैं, यानी एक ही रचनात्मक संरचना लेकिन कार्यों में भिन्न। 2 पॉइंट समझिएगा, रचना में, रचना या उत्पत्ति में क्या? समान, लेकिन कार्यों में क्या होना चाहिए? आपका भिन्न होना चाहिए। कार्यों में क्या होना चाहिए दोस्तों? तो भिन्न होना चाहिए। ये आपका बेस्ट पॉइंट है, आप इसे ही याद कर लो, डिफरेंस में गोली मारो, आप इसी को याद कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। कि रचना में क्या होना चाहिए? उत्पत्ति में समान होना चाहिए, लेकिन कार्य मिले हो तो काम करने में क्या अलग अलग होना चाहिए। अभी डिफिनेशन आपको बस इतना ही याद रखना है कि क्या होते हैं? समजात अंग एक ही पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जितने भी समजात अंग है एक ही पूर्वजों से प्राप्त होता है दोस्तों। अब फिगर के बारे में समझिए दोस्तों, क्या होता है? यह होता है आदमी का हाथ, बिल्ली का पंजा, घोड़ा का अगला टांग, चमगादड़ का आपका पंखी, डॉल्फिन क्या हो गया? अगला हाथ हो गया दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों? ये पॉइंट जो डॉल्फिन का ये पंख होता है दोस्तों, ये क्या होता है? समजात अंग का उदाहरण है। आप अच्छा कीजिए दोस्तों, आपका काम यही है, आप इसको याद कर लीजिए। डिफिनेशन का क्या? डिफिनेशन, आप डिफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिए। किसका? मनुष्य का हाथ। सबका दिखेगा, रचना क्या है? समान है, यही आकृति है, यही दोस्तों आकृति है। सिंपल दिखेगा, क्या है? रचना में क्या है? रचना में समान है ना, रचना में समान, लेकिन काम अलग अलग होगा दोस्तों। जैसे बिल्ली का क्या हो गया? अगला चलने के लिए, घोड़ा का दौड़ने के लिए, बैट का उड़ने के लिए, और आदमी का दोस्तों हाथ का प्रयोग एक काम में करते हैं। तो सबका काम अलग अलग है, लेकिन रचना सबका समान है। रचना क्या है? समान है। जब रचना समान होगा उसका बोलेंगे समजात। क्या करेंगे? समजात अंग उसको बोलेंगे दोस्तों। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सिंपल समझिएगा। इस भाषा में आटा का प्रयोग दोस्तों क्या करते हैं? रोटी बनाने में, पूरी बनाने में, आपको फिर हलवा बनाने में,
तो क्या हो रहा है, उत्पत्ति तो सबको क्या हो रहा है, गेहूं पिस के लाते हैं, पानी डालते हैं और आटा गूंद देते हैं। उसका दोस्तों जो भी काम करवा लो, उससे रोटी बना लो, उससे पराठा बना लो, उससे पूरी बना लो, लेकिन आपका रचना क्या है, तो गेहूं है। काम सबका अलग अलग है। सिर्फ एग्जाम्पल आप समझात में याद कर सकते हैं। समझ आया? थैंक यू। अब चलते हैं समरूप या समवृद्धि अंग। क्या होता है समरूप या समवृद्धि? सिंपल, समझात का उल्टा, मतलब कि रचना में भिन्न आपका होगा, लेकिन कार्य में समान होगा। आपको तो यही याद करना है, सिंपल। एक पॉइंट ये याद कर लीजिएगा, सेकंड पॉइंट ये कर लीजिएगा। याद हो गया? एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, यही है, तितली के पंख, पक्षी के पंख आदि क्या होते हैं दोस्तों, कार्य में समान होते हैं, लेकिन उत्पत्ति में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या बोला जाता है, समरूप या समवृद्धि, एनालोगस ऑर्गन इसको बोलते हैं। कहानी खत्म। समृद्ध और आपका समझाते का क्वेश्चन बन गया कंप्लीट। एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। आप कोई भी प्रैक्टिस से उठा लो, प्रीवियस से उठा लो, आपका पॉइंट ये क्लियर रहेगा। दैट्स सेल्फ। अब देखिएगा, ये हो गया पक्षी हो गया, ये आपका चमगादड़ हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका प्रीडेटर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों क्या हो रहा है, सबका काम उड़ने का है, इसका काम उड़ने का है, इसका तो उड़ने का काम है, लेकिन सबका रचना क्या दोस्तों, भिन्न है। आप देख सकते हैं रचना क्या दोस्तों, सबका भिन्न प्रकार का है, भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है ना, लेकिन काम क्या है, तीनों को उड़ना काम है। काम समान लेकिन रचना भिन्न, समरूप या समृद्ध उसको बोलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों देख लीजिएगा, सेम फिगर ही है, समरूप का या समृद्धि का काम क्या है, उड़ना है, लेकिन क्या रचना सबका भिन्न भिन्न है। इसका हड्डी देखिए दोस्तों इस तरीके से आकार का है, ये क्या है, इस तरीके से आकार का है, जबकि इसका दोस्तों इस तरीके से बनाया गया है। तो आप आसानी से अंतर देख सकते हैं समृद्धि का या समरूप का दोस्तों। अब देखेंगे अवशेषी अंग के बारे में दोस्तों, कि हमारे शरीर में बहुत से ऐसे अंग है जिनका काम रह नहीं गया है, बस यूं ही लटका हुआ है दोस्तों। समझिएगा, जैसे जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन अंगों को अवशेषी अंग बोला गया है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व में ही सक्रिय रहे होंगे, लेकिन वातावरण अनुकूलन के कारण कालांतर में ये निष्क्रिय हो गए दोस्तों। मतलब पहले से वर्क था, लेकिन वर्तमान दिनों में ये क्या हो गया, निष्क्रिय हो गए, कोई इसका काम नहीं रहेगा दोस्तों। इसको क्या बोला गया, अवशेषी अंग बोला गया दोस्तों। जैसे में आपका क्या होता है अपेंडिस, कोई काम नहीं रहेगा अपेंडिस का, यूं ही पड़ा हुआ है। मनुष्य का पूछ पहले था, अब विलुप्त हो गया है। देखेंगे उसका, देखेंगे आंख की कंजक्टाइवा दोस्तों, जो आप ऐसे से इचिंग करते हैं दोस्तों, बाहर में इस एरिया में रेड होता है, उसका कोई वर्क रह नहीं गया, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चीजें विलुप्त हो जाएंगी दोस्तों। एग्जाम्पल देखें दोस्तों, जैसे कान के यूज दोस्तों क्या होता है, अब धीरे धीरे कम गया है। तो क्या होगा, कुछ सालों बाद, कुछ सौ साल बाद क्या होगा, कान का आकार भी छोटा होते चला जाएगा और ये विलुप्त हो जाएगा। तो हो ना हो बच्चों को आप इस तरीके से करते रहेंगे तो इसका काम चलते रहेगा दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे बुद्धिदात भी क्या होगा दोस्तों, उसका प्रयोग कम हो गया है। तो आपसे एग्जाम्पल पूछ देगा कि कान क्या है, तो आपको याद करना होगा, ये अवशेषी है क्योंकि काम रह गया है। उसका दोस्तों क्या आता है, बुद्धिदात, इसका भी प्रयोग नहीं रह गया है दोस्तों। इसको देखेंगे कॉटे अपेंडिक्स देखेंगे दोस्तों, अपेंडिक्स क्या होता है, इसका प्रयोग आपका नहीं रह गया है। मेल निप्पल का भी प्रयोग दोस्तों पहले जैसा नहीं रहा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। फिर बॉडी में जो दोस्तों हेयर होता है, देख सकते हैं, इसका भी प्रयोग दोस्तों नहीं है वैसा, जो क्या धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा दोस्तों। तो तकरीबन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका कंजक्टाइवा हो गया दोस्तों। तो आपको लगभग 5 से 6 एग्जाम्पल आपको किसका, अवशेषी का याद करना होगा, इससे आपका काम बन जाएगा आपके एग्जाम में दोस्तों। यही आपका क्या हो गया, सिलेक्टेड चीज दोस्तों। आपका सिलेबस काफी वास्ट है। अगर आप एनसीईआरटी, लूसेंट, ज्ञान वगैरह जो बुक पढ़ोगे तो आपका टॉपिक तो क्लियर होगा, लेकिन समय काफी लग जाएगा। तो मैं आपके लिए सब चीजों का निचोड़ लेकर आया हूँ। सिलेक्टेड चीज पढ़िए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए दोस्तों। लगभग दोस्तों हम लोग ने आज का क्लास में को क्या पढ़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं, और कल हम लोग देखेंगे क्या, अनुवांशिका देखते हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं आज। आरएनए के बारे में दोस्तों, आरएनए
आरएनए किससे बनता है? तो डीएनए के संश्लेषण बनता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए। आपको क्या करेगा दोस्तों, आपका इसका वर्क याद करना पड़ेगा। ट्रांसफर क्या वर्क होता है, मैसेंजर का वर्क क्या होता है और आर का वर्क क्या होता है। फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है, बीपीएससी मेंस में आप बीपीएससी प्रीलिम्स में देखे होंगे कि एमआरएनए का मतलब आपसे पूछ दिया था कि मैसेंजर आरएनए। आपसे ये पूछा था कि एम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो आपसे मतलब दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा कि सबका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एम का, आर का, टी का। और डीएनए आरएनए में मुख्य अंतर क्या है दोस्तों, तो मुख्य अंतर क्या है, थायमिन का क्या आता है, यूरेसिल किस में आता है, आरएनए में आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग कि पादप दंतों में क्या अंतर था दोस्तों, तो 2 अंतर था मुख्य रूप से, एक कोशिका भित्ति था और एक हरित लवक था। ये दोनों पादप में पाया जाएगा दोस्तों, किसमें, पादप में। और दंतों में क्या था, तो आपका सेंट्रोसोम था दोस्तों। अब क्या था, ये मोटिवेशन लाइन है, आप रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम में तो काम नहीं आएगा, लेकिन आपके जो पढ़ने का तरीका है दोस्तों उसमें काम आ जाएगा। मुख्य दोस्तों अंतर था वो क्लियर हो गया दोस्तों। कोशिका विभाजित दोस्तों, सर्वप्रथम कोशिका विभाजन किसके द्वारा देखा गया, तो बिरचाओं के द्वारा देखा गया था। उसका दोस्तों कोशिका का विभाजन 3 रूप से होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री के बारे में दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि समसूत्री में दोस्तों, समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो कायिक कोशिका में होता है, जिससे 2 अपर सेल का निर्माण होता है, मतलब कि पेरेंटल सेल से आपको 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, समसूत्री, मतलब कि ये क्या है, अर्धसूत्री दोस्तों। इसमें एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। और ये क्या होता है, जनन क्रिया में, जनन में क्या होता है, जनन विभाजन किसमें होता है, तो अर्धसूत्री होता है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग क्या किए थे, जैव विकास के बारे में 3 सिद्धांत पढ़े थे, लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। जिसमें से सबसे फेमस कौन है दोस्तों, तो डार्विनवाद सबसे फेमस है। दोनों का बुक याद रखिएगा, लैमार्क का बुक जूलॉजिकल फिलोसफी है, जबकि आपका डार्विन का बुक क्या है दोस्तों, तो डार्विन का बुक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल था उससे आप ध्यान रखेंगे। समझात अंक दोस्तों और समरूप अंक के बारे में अच्छे से ध्यान रखें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझात और समरूप को दोस्तों क्या करना है, आपको एग्जाम्पल अच्छे से रट लेना है। एग्जाम्पल अच्छे रट लोगे, समझात मतलब क्या होता है, उत्पत्ति आपका एक ही जगह से, जबकि समरूप में क्या होता है, उत्पत्ति आपका अलग होगा, काम आपका भिन्न होगा दोस्तों। तो कैसा लगा क्लास, आप कमेंट में बताइएगा, और कुछ भी अगर सुझाव होगा तो आप कमेंट में दीजिएगा। कल मिलते हैं हम लोग को अनुवांशिका पर। धन्यवाद।